नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। त्योहार का मौसम आ गया है। आप देख रहे होंगे मैंने भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बदल लिया है ताकि हम सब दिवाली का एक मूड जो है उसको फील कर सकें। हालांकि इस देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो त्योहारों को मनाने, उत्सव के तौर पर मनाना उसके लिए हर साल की एक चुनौती है। उसके लिए संसाधन, पैसे, बाकी चीज़ें जुटाना मुश्किल होता है। शहरों के जो गरीब हैं उनको तो अपने जो अमीर लोग हैं उनसे कुछ सहायता मिल जाती है। गांव के गरीबों की समस्या कुछ और है। लोअर मिडिल क्लास की समस्या इससे भी ज़्यादा है कि उसके पास संसाधन नहीं है, त्यौहार मनाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वो किसी से कह भी नहीं सकता है। कपड़े खरीदना हमारे लोगों के लिए रोज़ का मसला, इसलिए हम लोग दिवाली पर नए कपड़े खरीदें ना खरीदें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास साल में एक बार ही नए कपड़े खरीदने का अवसर होता है। बहुत सारी ज़िंदगी की दर्द भरी कहानियाँ, उस पर जाने के बजाय मैं यही अपील करूँगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं और आपको कहीं दिखाई देते हैं कुछ लोग जो अभाव में हैं, उनकी दिवाली को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर साल में हम एक दिन भी उनको थोड़ा सा खुशनुमा दे सकते हैं तो ये एक काम है जो हम कर सकते हैं। और हर इंसान ये काम कर सकता है अपने अपने स्तर पे कि वो दूसरे को खुशियाँ दे सकता है। अगर हम इतना भी कर पाएँ, अपने आसपास के लोगों को थोड़ी सी खुशियाँ दे पाएँ, देश के हालात को बदलने की कोशिश हम लगातार करते ही रहते हैं, तो एक बड़ी बात होगी। खैर, दीपावली की आपको शुभकामनाएं, दीपोत्सव की शुभकामनाएं जो लगातार 4-5 दिन चलता है। अब एक नया ट्रेंड आया, नया पैटर्न आया। भारत में तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन आपको अगर लगता है कि सिर्फ भारत में ऐसा हो रहा है तो आपको नए सिरे से नई जानकारी देता हूँ। पूरी दुनिया में अब मीडिया का पैटर्न बदल रहा है। अमेरिकी चुनाव से बहुत सारे नए आंकड़े निकल के आए हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो टीवी वाले हैं और ये जो अखबार वाले हैं, इनको अब कोई नहीं पूछ रहा है। कन्वेंशनल मीडिया सिकुड़ रहा है और शॉर्ट्स ऑफ स्क्रीन यानी स्क्रीन के छोटा होने का दौर आना शुरू हो गया है। और हालत ये है कि अब मीडिया अवॉइडेंस का दौर आ गया है। लोग मीडिया को अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं। लोग मीडिया को देखना नहीं चाहते हैं। और जो औसत उम्र निकल कर आई है अमेरिका में, अभी बात करेंगे इस चुनाव में क्या हो रहा है, वो औसत उम्र 67 से 70 साल निकल कर आई है उन लोगों की जो टीवी देखते हैं। हम और आप भी बड़ी संख्या में, पूरी ज़िंदगी मैंने टीवी में नौकरी की है, कभी महीने में एक बार टीवी देखता हूँ। न्यूज़ टीवी देखता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे अब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिलनी बंद हो गई। ये इसके पीछे जिम्मेदार टीवी वाले हैं। तो खैर, क्या पैटर्न हो रहा है, कैसे बदल रहा है, किस तरफ लोग जा रहे हैं, नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं, आज इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। फॉक्स न्यूज़, CNN, MSNBC जैसे केबल न्यूज़ नेटवर्क जो हैं, वहाँ पर इनको केबल न्यूज़ नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि किसी ज़माने में इनका नाम पड़ चुका था। उसको देखने वालों की जो औसत आयु है वो 67 से 70 साल के बीच में हो गई है। और युवा दर्शक परंपरागत टीवी देखने से दूर हो गए हैं। यानी टीवी नेटवर्क पे आप कुछ भी दिखाओगे तो वो लोग नहीं देखेंगे। और ये जो जानकारियां हैं इसके आधार पर ही इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का कैंपेन डिसाइड किया गया है। और स्थिति यह है कि इस बार अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा और उसमें मीडिया की कोई भूमिका रहती है तो वो भूमिका इन परंपरागत माध्यमों टीवी और अखबार की नहीं रहेगी। वॉशिंगटन पोस्ट वाला कांड आप सुन चुके होंगे। अगर नहीं सुन चुके हो तो मैं आपको बता देता हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेजॉन के मालिक हैं जेफ बेजोस साहब, उन्होंने ख़रीद लिया है। और इस बार उन्होंने कहा कि हमारा जो अखबार है वो ट्रंप के लिए कैंपेन करेगा। संपादक ने कहा कि ये अधिकार एक एडिटर का है, एक संपादक का है कि उस पर कंटेंट क्या जाना चाहिए। और हमारा कंटेंट किसी एक पार्टी के कैंपेन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार की बात कर रहा हूँ। और वहाँ के एडिटोरियल वैल्यू क्या है इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एक और संपादक, सीनियर एडिटोरियल मेंबर इस्तीफ़ा दे चुके हैं। और एक वहाँ पर भीड़, कहें कि एक दौर चल गया है। बड़ी संख्या में अमेरिका में लोग
एक बड़ी आबादी वॉशिंगटन पोस्ट को अनसब्सक्राइब कर रही है। ये अमेरिका की लोकतांत्रिक जागृति है और ये हमारे यहाँ का हाल है कि आप शाम को रोज़ बैठ के डीएनए और ब्लैक एंड वाइट टाइप की चीज़ें देखते हैं। आप जानते हैं कि वो प्रोपेगेंडा कैप्सूल्स हैं। हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा फिल्में आती हैं, हम उनको देखते हैं, लेकिन हम कभी भी इनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमने टीवी चैनलों से छुटकारा हमने भी पाना शुरू कर दिया है। हम भारत की भी बात करेंगे, पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं। हालत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों जो वहाँ राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, अब उन्होंने दूसरे परंपरागत मीडिया को अपनाना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं राहुल गांधी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है जिसके दर्शक मोदी जी के चैनल से बहुत ज़्यादा हैं। अगर प्रति वीडियो दर्शक देखें तो मोदी जी के, चूँकि वो जहाँ भी जा रहे हैं रोज़ भाषण दे रहे हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो हर चीज़ डल रही है यूट्यूब पे, तो उसके कारण उनको थोड़ा जाहिर तौर पे ज़्यादा वीडियो होंगे तो दर्शक उनको ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन अगर प्रति वीडियो दर्शक देखें तो राहुल गांधी के ज़्यादा हैं और राहुल गांधी लगातार एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पे, एक ब्लॉगर के तौर पे अपना यूट्यूब चैनल वैसे ही चला रहे हैं जैसे यूट्यूबर चलाते हैं, आपने नोटिस किया होगा। तो वहाँ पे ट्रंप जो है उन्होंने बाकायदा एक जो रोगन का पॉडकास्ट होता है उस पे जाके उन्होंने 3 घंटे का इंटरव्यू दिया है जिसको 33 मिलियन लोगों ने देखा है, यानी 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने देखा है। और वहाँ के जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि कभी 10 जन्म में किसी भी टीवी चैनल पे इतनी व्यूअरशिप नहीं आ सकती है और ये परंपरागत नेटवर्क में संभव ही नहीं था कि आप अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका की आबादी तो कम है ना, 3 करोड़ 30 लाख लोगों तक पहुँच जाएं। इसी तरह कमला हैरिस ने जो कॉल हर डैडी करके एक पॉडकास्ट है एलेक्स कूपर का, उस पे उनका इंटरव्यू है और सीबीएस के 60 मिनट और एबीसी के द व्यू की तुलना में युवा महिलाओं तक ये इंटरव्यू ज़्यादा पहुंचा है। और युवा लोगों की उम्र आमतौर पे कम होती है, 30 साल तक के लोग तो अब टीवी को देख ही नहीं रहे हैं। 67 से 70 साल एवरेज एज आई है किसकी? परंपरागत टेलीविज़न की। तो घर में आपकी एक टीवी जो दीवार घेरे रहता है, बहुत सारे लोगों ने उसको ड्राइंग रूम से हटा दिया है क्योंकि अब उसको घर में कोई मेहमान भी आके अब उसको खेल के देखना नहीं चाहते हैं। कुछ परंपरागत लोग हैं जिनके घर टीवी चलता रहता है, एक सिलसिला बना हुआ है। लेकिन अब जो नए दर्शक हैं वो कम से कम न्यूज़ के लिए उस पर नहीं जाते हैं। और दूसरा चीज़, न्यूज़ अवॉइडेंस का एक नया कंसेप्ट आया है। न्यूज़ से दूर रहो क्योंकि इन चैनलों पे जाओगे तो ये बकवास दिखाएंगे, प्रचार करेंगे वगैरह वगैरह। ट्रंप का एडिन रॉस का जो स्ट्रीम है उसमें एडिन रॉस के लाइव स्ट्रीम पे 5,80,000 से ज़्यादा दर्शक उन्हें देख पाए। किक नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उस पर यह प्रसारित हुआ। और ये किक जो है वो थोड़ा सा विवादास्पद प्लेटफॉर्म है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मॉडरेशन नहीं होता, जो भी अंडरस्टैंड आएगा सब जाएगा, ये है। इसके साथ साथ और भी तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, नाम मैं और बता देता हूँ आपको। मुझे लग रहा है कि शायद मुझे लगते हैं। न्यूज़पेपर नेटवर्क का है अश्वेत पुरुषों का ऑल द स्मोक पॉडकास्ट और द शेड रूम। इन पे जाके कमला हैरिस ने जो लैटिन मतदाता हैं और इसके अलावा बहुत सारे जो अश्वेत मतदाता हैं उनको उसने टारगेट किया है। तो कुल मिला के ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से एक बड़ा बदलाव आ रहा है वहाँ पे। अब इस बड़े बदलाव को लोग किस तरह देखते हैं इसको आप समझिए। जब वो लोग खुद जो इसको प्लान कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को प्लान कर रहे हैं, तो एक है बेन लेबॉल्ट, वाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं। ये निदेशक हैं वाइट हाउस के कम्युनिकेशन के, यानी ये तय करते हैं कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, कैसे प्रचार किया जाए, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। और वो बता रहे हैं कि 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों तक पहुंचने के लिए केवल परंपरागत मीडिया काफ़ी नहीं है और इसके लिए उनको बाकायदा वीडियो प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट और पॉडकास्ट जैसे माध्यमों पर निर्भर रहना होता है। अब ये नहीं तो पब्लिसिटी नहीं। ये कौन कह रहा है? वाइट हाउस, अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यालय। अगर ये रुझान रहा तो जो प्रचार का पैसा है वो भी इन प्लेटफॉर्म्स के पास आएगा और लोग फिर इसमें ज़्यादा खर्चा करेंगे
और ज़्यादा बेहतर चीज़ें लाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको रेवेन्यू मॉडल की भी सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि यूट्यूब पे जब पैसा डाइवर्ट होगा तो पैसा वो विज्ञापन की दर बढ़ने में क्या शामिल होगा या दर्शक संख्या में शामिल होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इन विद्वानों के मतों को अभी अगर आप कंसीडर करें तो अब ये जितने बड़े बड़े नाम हैं इनके दिन लद गए हैं। अब अखबार और टीवी इस दुनिया से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे टीवी तो बाहर हो गया। इसके पीछे टीवी की अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं यही बाहर देखा है, और लोग संतुलित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहता हूँ, ये जो चुनौती आप टीवी की देख रहे हैं, चुनौती कमोबेश ये जो नया मीडिया है इसके सामने इससे भी ज़्यादा है। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती नए मीडिया की ये यूट्यूब है, या जो दूसरे लोग हैं वो ये है कि ये अगर अपनी निष्पक्षता को कायम नहीं रखते हैं, झूठी चीज़ों का प्रचार होता है। क्योंकि वहाँ पर भी दक्षिणपंथी जो माध्यम है, जो राइटिस्ट लॉबी है, वो अपना झूठे सच्ची चीज़ें, प्रोपेगेंडा मटेरियल सर्कुलेट कर रही है। और भारत में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे बहुत एग्जेजरेशन होता है, गाली गलौज की हद तक एक तरफा बातें होती हैं। और ऐसा करते करते क्या हो रहा है कि एक डिवाइड आ रहा है मीडिया में, और वो डिवाइड अमेरिका में भी महसूस किया जा रहा है, यहाँ पे भी महसूस किया जा रहा है। लोग खेमों में बट गए हैं, और ये होता है। अगर कोई निष्पक्ष बात कह दो, हमारे अपने ही दर्शक हमको गाली देना शुरू कर देते हैं। आपको एक ही तरफ चलना पड़ता है, जहां आप दाएं से बाएं हुए, वहां मेरे जैसे लोग तो साहस दिखा देते हैं, लेकिन कई लोग आंख बंद करके 5 सीटें आ रही हैं और उनको पता है कि मेरे दर्शक जो है वो उस पार्टी के सपोर्टर हैं, कहेंगे ये तो सुपड़ा साफ कर रही है, सुपड़ा साफ कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको भी धीरे धीरे हमारी भी साफ, क्योंकि आदमी हमको किस लिए देख रहा है? सूचनाओं के लिए, सच जानने के लिए। अगर हम सच पड़ताल के साथ नहीं रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं रखेंगे, हम लोगों के सामने तथ्य नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे ये मीडिया भी आउटडेटेड हो जाएगा। और ये सबसे दुर्भाग्य की बात होगी कि लोग सूचनाओं के लिए एक विश्वसनीय जो साधन चाहिए उससे विहीन हो जाएंगे। अब भारत की स्थिति अगर आप देखें तो भारत में हालत यह है कि राइटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 कहती है, पिछली बार आई थी, कि परंपरागत मीडिया पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है। आप लोग अब जो है वो टीवी पे विश्वास नहीं करते हो, अखबार पे विश्वास नहीं करते हो। ख़ासतौर पे यंग जनरेशन जो है न्यूज़ ऐप्स, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट पे जाके जानकारियों का इस्तेमाल कर रही है। हमारा भी पॉडकास्ट रहता है, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। नॉकिंग न्यूज़ जो है वो स्पॉटिफाई पे भी है। और 50% यूथ भारत में समाचार ऑनलाइन प्राप्त करना पसंद करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, इंटरनेट से जब हम अखबार से टीवी में आ रहे थे, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने अखबार को भी उस दौर से देखा जब वो लेटर प्रेस से छपा करता था, एक एक अक्षर जोड़ा जाता था, वो भी देखा मैंने। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी देखी, ऑफसेट देखा, सारी चीज़ें देखी अखबार में। उसके बाद टीवी को शुरू से बढ़ते हुए देखा, पूरे समय टीवी को जिया, उसका जो गोल्डन टाइम था। और अब मैं नए मीडिया में हूँ। तो जब टीवी आया तो एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये थी कि अखबार के साथ ये था कि अखबार की पोर्टेबिलिटी थी। आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, आप अखबार पढ़ सकते हो। आप अखबार को दिन में कभी भी पढ़ सकते हो। आपका सुबह अखबार आया, आप दोपहर को पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, चाय पीते हुए पढ़ लो। जब उठोगे तब आपको वही खबरें मिलेंगी, अखबार में नहीं बदलेंगी। टीवी आया तो ये टीवी की कमी थी कि टीवी के साथ में जो है वो अखबार की तरह पोर्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन टीवी रिफ्रेश होता रहता था, लगातार नई नई खबरें मिलती थी। अखबार में वो आपको नहीं मिलती थी, अखबार में 24 घंटे बाद मिलती थी। तो इन दोनों मीडियम में क्या था कि किसी में एक कमी थी, किसी में एक खूबी थी। टीवी में एक कमी थी कि उसके पास में खबरें जो हैं वो आप अपनी सुविधा से नहीं पढ़ सकते। दीवार पे टीवी अटका हुआ है, रखा हुआ है किसी टेबल वेबल पे, उसी के सामने आप बैठोगे और पढ़ोगे, देखोगे, जो करोगे वहीं करोगे आप दूसरे कमरे में भी जाके खबर नहीं जान सकते। अखबार में आप कहीं टॉयलेट में पढ़ लो। तो ये जो चीज़ है, ये अंतर वो ज़बरदस्त था। जब इंटरनेट जर्नलिज्म आया तो इंटरनेट जर्नलिज्म ने सारी सुविधा दे दी आपको। इंटरनेट पे चीज़ें अपडेट भी हो रही हैं, ताज़ा खबर भी आ रही हैं, कहीं ब्लास्ट हो गया तुरंत 5 मिनट में खबर भी आ जाती है।
और पोर्टेबिलिटी भी है, आपकी जेब में स्क्रीन रखी हुई है, आप जहां भी जा रहे हो उस स्क्रीन पे देख सकते हो। आप मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, दफ्तर में बैठे हो, कैंटीन में बैठे हो, कैफेटेरिया में बैठे हो, अंगूठा आपका जो है वो तुरंत आपको बता देगा क्या खबर है। मतलब अब तो 2 अंगूठे से ही काम हो जा रहा है, 10 उंगली की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दोनों की खूबियाँ मिला के हमारा जो इंटरनेट का जो टीवी है या इंटरनेट का जो न्यूज़ मीडियम है वो एक मजबूत प्लेटफॉर्म देता है। और इसीलिए भारत में तेज़ी से जो नई जनरेशन है वो इसको अपना रही है। उसकी वजह यह है कि नई जनरेशन को टेक्नोलॉजी सीखने में रुचि भी है और वो सीख भी रही है। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर कल्चर भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है। अक्सर देखा होगा लोग जो है वो रील बना रहे हैं, कोई बता रहा है कि ये पेड़े अच्छे हैं, कोई कहता है कि ये लड्डू अच्छे हैं, कोई कहता है ये शर्ट अच्छी है, महिलाओं के कॉस्मेटिक कपड़े वगैरह वगैरह, कुछ लोग होटल्स के रूम की तारीफ़ करते हैं जाके। केपीएमजी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट का तेज़ी से विस्तार हो रहा है और 80% ब्रांड ने परंपरागत विज्ञापन के बजाय इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा लिया है ताकि वो सीधे जो युवा डिजिटल प्रेमी दर्शक हैं उन तक पहुंच सके। इंस्टाग्राम पे आप जानते हैं ना, इंस्टाग्राम में विज्ञापन नहीं आता, विज्ञापन का पैसा आपको नहीं मिलता है, वहाँ बस वीडियो बनाते रहिए। और लेकिन जब आप वीडियो बना के आपको ज़्यादा लोग फॉलो करने लगते हैं तो कंपनी आपको बोलती हैं गिरजेश जी खड़े हो तो शाम को टी शर्ट मेरी वाली पहन लेना, इतने पैसे दूंगा, या आप इस चीज़ की तारीफ़ कर देना, या यहाँ चले जाना, या हमारे रेस्टोरेंट में आके खाना खा के बोल देना बड़ा अच्छा है, पैसे देंगे आपको। तो ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ये बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, ये केपीएमजी की रिपोर्ट कह रही है। और 80% ब्रांड भारत के इधर ध्यान दे रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ध्यान दे रहे हैं। यानी आपको जो मैंने बातचीत शुरू की थी कि अमेरिका में इस राष्ट्रपति चुनाव में भूमिका ख़त्म हो गई है परंपरागत मीडिया की, ना के बराबर बची है, वो चीज़ भारत में भी इसको हम समझ रहे हैं। पॉडकास्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड उसकी लोकप्रियता आई है। हमने इसलिए 1.5 साल पहले से पॉडकास्ट, लेकिन अभी भी हम वो पॉडकास्ट जो इंटरव्यू के फॉर्म में होता है वो आपको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है और हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं ये भी एक तरह का सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट ही है जिसमें हम आपसे बात करते हैं। 2023 में स्टैटिस्टिका का जो आंकड़ा है वो कहता है कि 2023 में पॉडकास्ट सुनने वालों की संख्या करीब 45 करोड़ थी और जो 2020 के मुकाबले 60% ज़्यादा है। अमेरिका, भारत और यूरोप में तेज़ी से पॉडकास्ट का उपयोग बढ़ रहा है और गहरी और लंबी जानकारी के लिए लोग पॉडकास्ट सुनते हैं। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि भाई छोटा वीडियो बनाओ, वो गलत जगह जाके, मतलब आप समझिए कि वो राशन की दुकान पे कह रहे हैं कि भैया मुझे दारू की बोतल दे दे। हमारा माध्यम अलग है, हमारा माध्यम है इन डेप्थ इंफॉर्मेशन 360 डिग्री निकाल के आपको देना। एक वीडियो आप देख लो, आपका दिमाग एकदम आहा तृप्ति हो जाए, सब कुछ पता चल जाए विषय के बारे में, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं तो क्या क्या बुराइयाँ हैं। जैसे कल वाला वीडियो था मेरा जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नेतन्याहू जो है उसके खिलाफ वहाँ के सब लोग खड़े हुए हैं, आर्मी से लेके रक्षा मंत्री से लेके सब लोग, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है क्योंकि इजराइल में भले ही लोकतंत्र हो लेकिन राज किसी और देश का चलता है। और कैसे चलता है, कौन कौन सी घटनाएं, वो सारी चीज़ें जैसे आज हम लेके आए, जैसे हम हर बार आपको लेके आते हैं। तो ये जो पॉडकास्ट की ब्यूटी है, वो ब्यूटी जो है वो आपको इन डेप्थ 360 एनालिसिस वाली, वो आपको, जैसे सुधीर चौधरी का शो है उसमें भी वो उसी तरह से चीज़ों को 360 डिग्री कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि कॉमस्कोर की रिपोर्ट जो है वो कहती है, कॉमस्कोर एक मीडिया मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट पे क्या ट्रेंडिंग है, कौन सी चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है, कौन सी नहीं देखी जा रही है। ये जो वेबसाइट्स हैं इनके दफ्तर में कॉमस्कोर के डैशबोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ऊपर टॉप पे कौन सी खबर चल रही है। कॉमस्कोर लाइव दिखा रहा होता है कि इस वक्त लोग देख रहे हैं कि भाई भगदड़ हो गई केरल में, या मंदिर में जो है वो ब्लास्ट हुआ, जैसे वो वाली खबर आई या कुछ आया, ये सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। तो जैसे ही कॉमस्कोर पे दिखता है तो वेबसाइट वाले कहते हैं अच्छा ये लोग देख रहे हैं, झटपट से इंडिया टुडे की वेबसाइट पे या
आपका जो है वो टाइम्स की वेबसाइट पे वो वाली खबर को डाल दिया जाएगा। और कॉमस्कोर जो है ये भी बताता है इस खबर को सर्च करने के लिए कौन कौन से कीवर्ड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन कीवर्ड्स को फटाफट डाल के खबर को उस कीवर्ड से स्टफ करके डाल दिया जाता है ताकि गूगल पे सर्च में जल्दी से हमारी खबर भी आए, क्योंकि लोग यही वाली खबर देख रहे हैं। तो कॉमस्कोर जो है वो मीडिया रिसर्च का एक प्लेटफॉर्म है। उस कॉमस्कोर की रिपोर्ट कहती है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 2022 में यूट्यूब पर भारत के 40 करोड़ यूजर्स थे, जिनमें बड़ी संख्या में युवा थे। इंस्टाग्राम पर अब समाचारों की तरफ भी रुझान होने लगा है, सूचनाओं का स्रोत बनता जा रहा है। ये सिर्फ रील बनाने का एक जरिया नहीं रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि किस तरह से चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। 2021 में भारत में ऑनलाइन फेक न्यूज़ और गलत जानकारी के मामले बढ़े हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि अलग अलग स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसकी सत्यता जानना चुनौतीपूर्ण काम हो गया है, यानी फैक्ट चेक बहुत मुश्किल काम हो गया है, ये रिपोर्ट कह रही है। और होता ही है कि जब फैक्ट चेक होता है, मैं मानता हूँ कि गूगल समाचार खोलो, सबसे नीचे जाके फैक्ट चेक पढ़ना चाहिए। रोज़ 4-5 खबरें वहाँ पे पड़ी होती हैं। बहुत सारी वेबसाइट डेडिकेटेड फैक्ट चेक वाली हैं, जैसे विश्वास न्यूज़ वगैरह, और वहाँ हम देखते हैं कि कई चीज़ों में लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं, खबर झूठी कर रहे हैं। अगर वहाँ का तस्वीर उठा के यूक्रेन की और डाल देंगे और कहेंगे कि अमेरिका में ये हो गया, इजराइल में ये हो गया, इस तरह का काम चल रहा है। तो इतना ज़्यादा तेज़ी से होता है कि जब तक आप इसका फैक्ट चेक करता है कोई, जब तक आपको बताता है झूठी है, तब तक 3 दिन निकल जाते हैं, तब तक वो झूठी खबर अपना काम कर जाती है। जैसे कि आज तक राहुल गांधी आलू से सोना ही बना रहे हैं। 10 दफ़ा ये साबित हो चुका है फैक्ट चेक कि वो गलत था। जैसे पालघर में साधुओं की हत्या वाली खबर है, आज तक लोग उसी को लेके घूम रहे हैं कि वो साधुओं की हत्या दूसरे धर्म के लोगों ने की। जांच हो गई, पता चल गया, और वो साधु समझ के भी नहीं मारा गया था, उनको बच्चा चोर समझ के मारा गया था। किन लोगों ने मारा था? उनमें से दूसरे धर्म के लोग ही नहीं थे उस वक़्त, क्योंकि सोशल मीडिया पे बच्चों की लाशों के साथ में कुछ तस्वीरें सर्कुलेट हो रही थी जो कि सीरिया में बच्चों की मौत वाली थी, और उनको ये बताया जा रहा था कि ऑर्गन चुराए जा रहे हैं बच्चों के, लोग बच्चों की किडनैपिंग कर रहे हैं, उनकी किडनियाँ चुराई जा रही हैं। तो लोग पहरा वहरा देते थे और उनको ये मिल गए, उनसे पूछताछ की होगी, समझ में नहीं आया तो कूट दिया और वो मर गए उसमें। तो उसको पालघर में साधु की हत्या करके कैसे पॉलिटिक्स हुई पूरे देश में, आज तक होती आ रही है। तो इस तरह से जो प्रोपेगेंडा होता है, इस तरह का झूठी खबरें, उनकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसको बाद में करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट कह रही है। इससे पता चल रहा है कि सूचना की एक क्रांति बहुत बड़ी चली जा रही है। 2023 में रॉयटर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है जिसको मैंने निकाला है अभी, और उसमें बता रहा है कि जो डिजिटल न्यूज़ उपभोक्ता है वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन रखने लगा है अगर फेक न्यूज़ से बचा रहा, तेज़ी से सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर निर्भर हैं, और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो उनकी अपनी इकोनॉमी है, उनका बिजनेस मॉडल है, उस पर असर पड़ रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल क्या होता है, अगर इसको आप समझने चलें। एक तो ये होता है अखबार ने या टीवी ने अपना चैनल चलाया, उस पर ऐड आए, ऐड से उसने पैसा ले लिया और आपको फ्री। सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये होता है कि भैया 50 रुपये लगेंगे टीवी देखने के। तो पाकिस्तान की जो टीवी इंडस्ट्री है, तो भारत की जो टीवी इंडस्ट्री है ये काफ़ी हद तक विज्ञापन आधारित है। अब सब्सक्रिप्शन भी पिछले कुछ सालों में आ गया है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के आने के बाद, लेकिन पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। इसलिए आप देखते होंगे कि वहाँ का मीडिया, वहाँ के पत्रकार खुल के पत्रकारिता करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेट उद्योगपति नहीं पाल रहे हैं, विज्ञापन देने वाले नहीं पाल रहे हैं, सरकारी विज्ञापन नहीं पाल रहे हैं। उनका पेट पाल रहा है वो आदमी जो पैसे दे के अपने घर पे टीवी देख रहा है, 50 रुपये दे रहा है आपका टीवी महीने भर देखने के लिए। तो वो उनका कमिटमेंट भी वही होता है। इसलिए वहाँ का मीडिया आपने देखा होगा अक्सर सरकार के खिलाफ। आप सोचिए कि इतना बड़ा मामला हो गया, कसाब के मामले में ये एक उदाहरण बन चुका है। जब 26/11 हुआ मुंबई में, तो कसाब के मामले में पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया था ये हमारा आदमी नहीं है। वहाँ का एक अखबार शायद डॉन था अगर मुझे ठीक से याद है, कसाब के गांव गया
और गांव जाकर स्टिंग ऑपरेशन करके लाया कि ये लड़का यहीं का रहने वाला है। ये वहाँ के मीडिया की एक आज़ादी है जो वो सरकार से भी ऊपर जाकर सच को ट्रीट करता है, और ये आज़ादी उसे मिलती है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से। जनता उसको चूँकि देखने के पैसे दे रही है और वो अच्छा काम करेगा तो लोग उसको देखेंगे। हमारे यहाँ पे ये है कि अगर वो गोदी मीडिया नहीं बनेगा तो खाएगा क्या? आपसे वो पैसे तो ले ही रहा है, उसका सारा खर्चा चल रहा है सरकारी विज्ञापनों से। एक सरकार, किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, सुबह रोज़ आधे घंटे का प्रोग्राम आता है, पैसे दे रही है सरकार उस विज्ञापन के। तो वो जो पैसा आ रहा है, अलग अलग विज्ञापनों का पैसा आ रहा है, सरकारी विज्ञापन, सरकार के विज्ञापन, सरकार के प्रमोशन। ये गांधी जयंती पे तो मोदी जी ने बंदी करा दी है। पहले बहुत विज्ञापन छपते थे, जो अलग अलग तरह के विज्ञापन छपते हैं, आप देखते होंगे। उन सारे विज्ञापनों में कि भाई ये योजना है, फलां योजना है, तमिलनाडु में कौन सी योजना चाली हुई है, उसका पहले पेज पे दिल्ली में विज्ञापन छपता है। देश भर में योगी जी दिवाली मना रहे हैं, इसका विज्ञापन होर्डिंग टाइप का तो लगता ही है। अखबार टीवियों में भी छपता है, दक्षिण भारत के में भी, गुजरात वाले में भी। तो ये पैसा जो चाह रहा है, ये पैसा बंद ना हो जाए, इसलिए अखबार वाले इनसे पंगा नहीं लेते हैं। तो ये जो मॉडल हैं, ये दोनों ही मॉडल, ये रिपोर्ट कहती है कि जो है ये डिजिटल न्यूज़ राइटर इंस्टीट्यूट्स की, कि ये दोनों ही मॉडल अब कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और इनके लिए ये रेवेन्यू बचाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जब आपको लोग देखेंगे नहीं तो विज्ञापन वाला भी पैसे नहीं देगा, और सब्सक्रिप्शन वाला कह रहा है भैया मैं यूट्यूब देख लूँगा, मैं तुमको पैसे क्यों दूँ। तो कुल मिला के जो एक तस्वीर हमारे सामने है, वो एक पिक्चर हम देख रहे हैं मीडिया की, मीडिया का भविष्य देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो छत्रप हैं, जो मीडिया मुगल हैं, ये है मीडिया किंग है, ये फला आदमी सुभाष चंद्रा का इतना चैनल है भाई साहब, उनके बगैर जो है सरकार का पत्ता नहीं हिल सकता, ये अरुण पुरी हैं, ये हैं, ये रजत शर्मा है, इनका चैनल, ये जितने भी बैठे हुए थे, टाइम्स ग्रुप है, ये टेलीग्राफ है, ये हिंदू है, इन सब के लिए अब चुनौती आ गई है। और अब इनके सर्वाइवल का एक ही तरीका है, या तो साख बचाओगे तो तुम बचोगे, और साख नहीं बची तो फिर तुम नहीं बच पाओगे। हालत यह है कि अब देखो आप सारे के सारे प्लेटफॉर्म, इंडिया टुडे ने 50 तक वक करके, लंदन टॉप करके जल्दी से डिजिटल पे प्रेजेंस बना ली। वो समझ रहा है क्या होने वाला है, भविष्य देख रहा है अपना। या तो आप डिजिटल पे चले जाओ, लंबे समय से प्रणय रॉय का बयान याद कीजिए कि हम टीवी चैनल नहीं है, हम तो इंटरनेट मीडियम है जो कि चैनल भी चलाता है। एक बहुत चर्चित बयान शर्मा का आया था। तो आप या तो इन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन यहाँ पे भी वही क्रेडिबिलिटी एक बड़ा मसला है। अगर आप अपनी साख नहीं बचाओगे, ऐसे ही गोदी बने रहोगे, मूर्ख लोगों को आप बिठाओगे स्क्रीन पे, नोट में से चिप निकालेंगे, तो फिर आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी तस्वीर अमेरिका से लेकर भारत की, पूरी दुनिया की आप समझ चुके होंगे, और जो मीडिया में बदलाव आ रहा है उसकी एक झलक आपको उसमें मिली होगी। चूँकि ये जानकारियाँ पहले से आभास आपको है कि क्या हो रहा है, आज तथ्यों के साथ आपको मिली हैं। दोस्तों तक पहुँचाएँ, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। नमस्कार, जय हिंद।